ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मौर्य काल पढ़ चुके थे। अब हेडिंग डाल लीजिएगा शुंग वंश। शुंग वंश 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 72 ईस्वी पूर्व तक का समय है, वो आपका आता है मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के रूप में। ध्यान से समझिएगा, मौर्य वंश की समाप्ति 184 ईस्वी पूर्व में बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना करी। इस शुंग वंश के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो पूछा जाएगा इसका संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग, इसने इस मौर्य वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने स्वयं को इसने सेनानी कहा है। कहा कि मैं एक सेनानी हूं। इसके बाद ये वैसे तो बृहदत्त का एक अपना सेनापति था, खुद को इसने सेनानी कहा है। इसके साथ साथ ये जाति से ब्राह्मण था। पुष्यमित्र ब्राह्मण था और इसने ही बृहदत्त की हत्या की थी। इस कालखंड यानी शुंग वंश के विषय में जानकारी के जो स्रोत हैं, कहां से जानकारी हमें मिली? तो ध्यान से समझिएगा, जानकारी के जो स्रोत हैं, पहला तो है कि इस समय जो शुंग वंश है, इसी समय महाकवि कालिदास जो थे, उन्होंने अपना एक नाटक मालकाग्नि मित्रम लिखा था, तो उससे जानकारी मिलती है। तो लिख लीजिएगा मालकाग्नि मित्रम, ये कालिदास का एक नाटक है। कालिदास का नाटक, कालिदास को आप गुप्त वंश में पढ़ेंगे तो ये कालिदास का एक नाटक है। इसके साथ साथ पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित कह सकते थे या मित्र जो थे, वो थे पतंजलि। पूछा जाता है पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में थे, इनके समकालीन थे। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है महाभाष्य। महाभाष्य अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, पाणिनि ने लिखा है, उस पर टीका है। व्याकरण का ग्रंथ था अष्टाध्यायी। संस्कृत का पहला व्याकरणाचार्य पाणिनि को ही माना जाता है। उनके ही ग्रंथ पर टीका लिखी है महाभाष्य नाम से पतंजलि ने। आज के समय में जो पतंजलि ब्रांड है, ये पतंजलि ऋषि वही हैं, ये वही पतंजलि ऋषि हैं जिनका आज के नाम से ब्रांड है, ये वाले पतंजलि। तो ध्यान रखना, ये इनके समकालीन थे। इन्होंने अपने ग्रंथ महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग और इस शुंग वंश के विषय में जानकारियां दी। इसके साथ साथ इस समय के जो समकालीन कई सारे अन्य ग्रंथ हैं, जैसे मिलिंद पन्नो, इसमें भी इनका उल्लेख किया गया है। मिलिंडर और नागसेन का जो संवाद है, वो मिलिंद पन्नो में दर्ज किया गया है। मिलिंद पन्नो ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी चर्चा की गई है शुंग वंश की। तो ध्यान रखना तत्कालीन। इसके साथ साथ अभिलेख एक है जिसका नाम अयोध्या अभिलेख है। तो अयोध्या अभिलेख में भी इनका वर्णन है। अयोध्या अभिलेख में भी वर्णन है। इसके साथ साथ पुराणों में भी इस वंश के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या इस समय का एक सिस्टम था। तो ध्यान रखना, तो ये शुंग वंश जो था ये था। इसके बाद जो स्मृतियां रची गई वो भी शुंग वंश में रची गई। तो स्मृतियों से भी बहुत सारी जानकारियां शुंग वंश के बारे में मिलती है। ध्यान रखना, ये जो वंश है ये कट्टरवाद की ओर ज्यादा अग्रसर हो गया।
लेकिन फिर भी जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से इसको हमें पढ़ना है, तो हेडिंग डालकर लिखिएगा सुंग वंश, और इसमें इतनी जानकारियां हैं जो इसके विषय में प्राप्त की हैं आपने, इनको नोट कर लीजिएगा। अब इसके विषय में जो विशेष जानकारियां हैं वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक मत जो थे उनको लागू करने का पुनः प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक मत को पुनः लागू करने का प्रयास किया। अब जहां कट्टरवाद आ चुका था, उस कट्टरवाद में कुछ संशोधन करके भी आप उतना सुधार नहीं कर सकते जैसे प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आते आते आपको बताया गया था कि कट्टरवाद इस तक था कि यज्ञ में बलि, इसके बाद मदिरा की आहुति, ये सब देना आम बात हो गई थी। तो ये सब छोड़ करके कुछ चीजें सुधार करके पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक मत को पुनः स्थापित करने की बात की। लेकिन इस समय बौद्ध मत और जैन मत इतना लोगों को आकर्षित कर रहे थे, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, जिस कारण कट्टर जो पंथ था वो थोड़ा इस वंश में आपको देखने को मिलेगा। पुष्यमित्र के जो पुरोहित थे, यानी इसके पुरोहित पूछा जाए तो पतंजलि ही थे। इन्होंने यज्ञ कराने की सलाह दी पुष्यमित्र शुंग को, कहा कि एक बार तुम अश्वमेध यज्ञ करा लो। तो ध्यान रखना है इस समय पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं जिनकी पुरोहित की जिम्मेदारी थी पतंजलि के ऊपर। तो पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, यज्ञ किए हैं। इसका जिक्र आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा इस वंश का। इसके साथ साथ ही मनुस्मृति इसी समय रची गई। मनुस्मृति जब हम स्मृतियां पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था मनुस्मृति सामाजिक कट्टरता के लिए जानी जाती है। इसमें एक सूक्ति है, यत्ते नारस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो ध्यान से समझिएगा, जो मनुस्मृति है उसका कालखंड पूछा जाए तो 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व मनुस्मृति जो रची गई। मनुस्मृति इसी समय रची गई। जाति व्यवस्था जो थी वो थोड़ा और इस समय बढ़ गई। मनुस्मृति में इसका साफ उल्लेख किया गया सामाजिक कट्टरता के लिए जो हमारा दलित वर्ग है उसके विषय में मनुस्मृति बहुत सख्त है, इसीलिए इस पर कई बार प्रतिच्छेद भी लगाए गए। पुष्यमित्र शुंग ने ही स्तूप बनवाया है जिसका नाम भरहुत स्तूप है। इसके साथ साथ पुष्यमित्र ने भरहुत का स्तूप बनवाया। इसके साथ साथ इसने भरहुत का स्तूप बनवाया, साथ ही साथ इसने एक काम और किया है, जो सांची का स्तूप था उसमें वेदिकाएं बनवाई हैं। ध्यान रखना, सांची के स्तूप की अगर पूछा जाए वेदिकाएं किसने बनवाई हैं तो इसी ने बनवाई हैं। सांची के स्तूप की वेदिकाएं बनवाई। तो किसने बनवाई है? पुष्यमित्र शुंग ने इस समय बनवाई थी। इसके साथ तक्षशिला में इसके समय इंडो बैक्ट्रियन राजा जो था उसने एक कह सकते हैं यात्रा की थी, तो उसका भी वर्णन इसी के समय मिलता है। तो ध्यान रखना, इंडो बैक्ट्रियन राजा तक्षशिला कश्मीर जो था वहां पर इसने एक यात्रा की थी। तक्षशिला में इंडो बैक्ट्रियन ये कह सकते हैं पहला उल्लेख है। इंडो बैक्ट्रियन राजा तक्षशिला में आया था जिसे एंटियार किलास के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, एंटियो किलास के नाम से जानते हैं। अभी आपको बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे, घबराना नहीं है। एंटियो किलास
ये जो राजा था ये इस समय तक्षशिला में इंडो बैक्ट्रियन राजा एंटियोक्लास इसी समय भारत यात्रा पर आया। इसी समय भारत यात्रा पर आया। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अब इतना एक तो पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ लिया गया पेपर में। ये प्रश्न यूपीएससी के पेपर में पूछा गया 2013 के पेपर में, आप उठाकर देखिएगा। तो इसमें बताया गया कि बताओ एंटियोक्लास किस समय भारत यात्रा पर आया था। अब पहले तो पता करिए एंटियोक्लास था कौन। इंडो बैक्ट्रियन एक राजा था जो कहां से आया था, इंडो बैक्ट्रियन से आया था। लेकिन इसके बारे में पूछा जाए कि ये किसके दरबार में आया, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में इस समय आया था। इसने कई सारी चीजें की थी, उनमें सबसे पहला था इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की है जो विदिशा में स्थापित किया है। तो ध्यान रखना है एंटियोक्लास जो आया था इसने गरुड़ स्तंभ, जो गरुड़ था उसका एक स्तंभ उड़ता हुआ स्थापित किया है। तो इसने गरुड़ स्तंभ की विदिशा में स्थापना की है। गरुड़ स्तंभ की विदिशा में स्थापना की। विदिशा में इस समय गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वैदिक मत को मानने वाला था शुंग, पुष्यमित्र शुंग। लेकिन जब विदिशा गया ये एंटियोक्लास यानी इसके दरबार में आया, लेकिन गया जब विदिशा तो वहां पर एक भागभद्र जो शासक था विदिशा का, भागभद्र ये इस समय विदिशा का शासक था। भारत में किसका वंश चल रहा था, तो शुंग चल रहा था, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया। लेकिन जब विदिशा गया तो वहां का शासक इस समय भागभद्र था, जिसके समय इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना विदिशा में कराई थी। तो इस तरह करके ये शुंग वंश था। शुंग वंश के विषय में इतना आपको तैयार करना है। इसके बाद अब शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। शुंग वंश की जो कह सकते हैं आगे चलकर एक विलुप्त हो गया, यानी उसके शासकों को एक तरह से हटा करके कण्व वंश की स्थापना की जाती है। कण्व वंश 72 ईस्वी पूर्व से स्थापित होकर के 27 ईस्वी पूर्व तक रहता है। इसमें कई सारे राजाओं ने राज किया है, जिनमें 4 राजा जो थे वो बहुत प्रमुख हैं। इस वंश के इन्हीं 4 राजाओं से कण्व वंश जो है वो निर्मित हुआ है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कण्व वंश। देखिए जैसे ही आपको सिकंदर का आक्रमण पढ़ाया गया था उसके बाद से भारत में कालक्रम डिसाइड होने लगा। कण्व वंश जो थे वो 72 बीसी से लेकर के 27 बीसी तक रहता है। बहुत छोटा सा शासन काल, कोई खास विशेष उपलब्धि नहीं रही, लेकिन क्रम में अब आते हैं तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। कण्व वंश जो है इसकी कह सकते हैं स्थापना वसुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने की थी। वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति जो था उसकी हत्या कर दी थी। अगर पूछा जाए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक जो शुंग वंश का था वो देवभूति था, जिसकी हत्या वसुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने कर दी। देवभूति, देवभूति है, ध्यान रखना, अंतिम जो शासक है शुंग वंश का, और इसकी हत्या वसुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने कर। देखिए जब एक तरह से शुंग वंश स्थापित हुआ था तब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की थी। लेकिन जब शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति गद्दी पर आता है तो उसकी भी हत्या एक वसुदेव नाम के ब्राह्मण ने कर कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। तो पूछा जाए अगर इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो ध्यान रखना है इस वंश का संस्थापक कौन है, तो वसुदेव नामक ब्राह्मण जो है वो इस वंश का संस्थापक है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके गद्दी
प्राप्त की। तो इस तरह करके ये शुंग वंश था, जिसकी एक तरह से अंत हो गया और वसुदेव नाम के ब्राह्मण ने कर्ण वंश की स्थापना की। ज्यादा समय तक रहता नहीं है गद्दी पर, इसलिए इसकी उपलब्धियां भी जो है वो बहुत सीमित है। पाटलिपुत्र काशी में यहाँ इसने जो कह सकते हैं एक क्षेत्र है वो स्थापित किया है। पाटलिपुत्र से लेकर के काशी तक का जो क्षेत्र है वो इसके शासन के क्षेत्र में था, यानी इसके अधीन था। पाटलिपुत्र से काशी तक का क्षेत्र इसके अधीन था। जरा देखिएगा, एक मैं आपको चार्ट समझा रहा हूं, उससे शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ऐसे बना लीजिएगा। हमारा इतिहास जो है वो वैदिक इला यानी ऋग वैदिक काल से शुरू होता है। ऋग वैदिक काल, जब हम यहां से चलना शुरू कर रहे थे तो ऋग्वैदिक काल में हमारे पास सिर्फ जन था। इस जन का प्रमुख जो होता था वो राजा कहा जाता था, जनसुभोक्ता के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल के बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में आए, उत्तर वैदिक काल में अब हमारे पास जनपद आ गया था, यानी एक बड़ा हिस्सा। धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस कर रहे थे, हम यहां पहुंच गए, यानी जनपद पर पहुंच गए। यानी ये जो चार्ट था हमारा ये अब आगे बढ़ने लगा था। इसके बाद जनपद जब हमें मिल गए, हमने जब इसके बाद देखा तो हमारा हर्यक वंश आया। हर्यक वंश में हम लोग एक कह सकते हैं राज्य में बैठ गए। इसके बाद जब आगे हम बढ़े, यानी इसका भी एक कह सकते हैं हिस्सा बढ़ गया, जनपद से बड़ा राज्य हो गया। इसके बाद जब और ऊपर बढ़े तो हमें नंद वंश मिला था। नंद वंश में पहला एक राठ हमें मिल गया महापदम नंद के रूप में। तो यहां पर अब हमें मिल गए साम्राज्य, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जब हम आगे चले नंद वंश के बाद हमें मौर्य वंश मिलता है। मौर्य वंश चक्रवर्ती साम्राज्य में बदल चुका था, चारों दिशाओं में राज्य चल रहा था, तो चक्रवर्ती राज्य में बदल गया। देखिए ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, आगे ऐसे करके बढ़ता ही रहा। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश का पतन होता है, शुंग वंश आता है। तो शुंग वंश अपने आप में, शुंग वंश जो आता है वो अपने आप में एक साम्राज्य के हिस्से में था, यानी शुंग वंश एक कह सकते हैं बड़ा क्षेत्र था। शुंग एक साम्राज्य था। शुंग के बाद ये ग्राफ फिर से नीचे आएगा। कर्ण वंश में ये एक राज्य के रूप में ही बस बचेगा। तो कर्ण वंश इस समय एक राज्य है और इसके बारे में ही आप पढ़ रहे थे। ध्यान से देखिएगा, जो चार्ट है इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो कर्ण वंश है बस इतना है। तो इस तरह करके हम आगे बढ़ते चले गए थे। फिर देखिए हमारा ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन अभी हमारा गुप्त काल जब आएगा तो ये फिर से एक बार ऊपर उठेगा। तो ध्यान रखना, इस तरह करके आपके पास कर्ण वंश था। इसके बाद पाटलिपुत्र से लेकर काशी से, यानी एक क्षेत्र तक इसने राज्य किया। लेकिन इसके बाद फिर सातवाहनों ने काण्वों का स्थान ले लिया, यानी जो कण्व राजा थे इनका स्थान सातवाहनों ने ले लिया, क्योंकि इनके अंतिम शासक जो थे सुशर्मा, उनकी हत्या कर दी सिमुक ने, और हत्या करके सातवाहन जो वंश है उसकी स्थापना हुई। ध्यान रखना, कर्ण वंश का अंतिम शासक उसका नाम सुशर्मा है। सुशर्मा, इसकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? तो हत्या की इसकी सुशर्मन ने
इसकी हत्या यानी सुशर्मा की हत्या किसने की? सिमुक ने हत्या कर दी। सिमुक एक सातवाहन राजा थे, सातवाहन राजा। इसके बाद फिर सातवाहन वंश आप देखेंगे, यानी 27 ईस्वी पूर्व के बाद सातवाहन वंश आता है, क्योंकि इसके अंतिम राजा जो कण्व थे सुशर्मा, उनकी हत्या कर दी गई सुशर्मा की, और सिमुक ने हत्या की है। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब इसके बाद सातवाहन वंश आपको देखना है। सातवाहन वंश से पहले इस समय भारत पर कई क्षेत्रों पर विदेशी आक्रमण हुए थे। इन विदेशी आक्रमणों का पहले तो आपको क्रम याद रखना है, कौन कैसे आया। तो इंडो बैक्ट्रियन, फिर शक, फिर पहलो, कुषाण, खूण, और इसके बाद 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों के रूप में भारत में एक आक्रमण होता है। वहीं से मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान रखना, इस क्रम में आपको विदेशी आक्रमणियों को देखना है। पहले तो सिकंदर आया था आक्रमण के रूप में, और भारत पर पहला आक्रमण जो था वो डेरियस या दारा ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। तो ये आपको बता ही दिया गया था। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत पर विदेशी आक्रमण। ये शक, कुषाण, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। पहले तो एक किस क्रम में भारत पर विदेश जो आक्रमण है वो आए? सिकंदर सबसे इनमें पहले आया था। तो ध्यान रखना, सिकंदर के बाद, सिकंदर तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब सिकंदर के बाद कौन से आए? तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला क्रम जो है वो इंडो बैक्ट्रियन यानी हिंद यूनानी जो शासक थे उनका आक्रमण हुआ। इन्हें इंडो बैक्ट्रियन के नाम से जानते हैं। इन्हें आप हिंद यूनानी कह सकते हैं, यूनान से जो लोग आए, हिंद यूनानी आक्रमणकारी। इसके बाद दूसरा इनमें क्रम आता है शकों का। इन्हें सीथियन भी कहते हैं। शक या सीथियन दूसरे नंबर पर आए। इसके बाद फिर पहलो आए, जिन्हें पार्थियन के नाम से जानते हैं। पहलो या इन्हें आप पार्थियन भी कह सकते हैं। पहलो या पार्थियन। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं कुषाण, जिन्हें यूची के नाम से जानते हैं। ये सब चाइनीज भाषा मंदारिन के शब्द हैं। कुषाण, कुषाण वंश में आप देखेंगे मध्य एशिया से लेकर चीन और भारत, इन तीनों जगहों का सिर्फ एक ही राजा था, कनिष्क। ध्यान रखना, कुषाण जो थे इन्हें यूची के नाम से जाना गया। इसके बाद पांचवें नंबर पर इसी क्रम में आते हैं हूण। हूण आक्रमणकारी। इसके बाद छठे नंबर पर आते हैं फिर अरब आक्रमणकारी। ये आप चैप्टर जो है अरब आक्रमणकारियों का, ये आप मिडिवल में पढ़ चुके हैं। तो यहां तक हमें हूणों तक पढ़ना है। किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन शासक, इंडो बैक्ट्रियन शासक हिंद यूनानी है, शक, पहलो, कुषाण, हूण, और इसके बाद अरब आक्रमणकारी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद अब आपको पढ़ने हैं इंडो बैक्ट्रियन शासक, इनके बारे में आपको हिंद यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में सीखना है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इंडो बैक्ट्रियन शासक। इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यूनानी। सातवाहनों से हमने छोड़ा है, हम सातवाहनों को इन आक्रमणकारियों के बाद पढ़ेंगे। हिंद यूनानी शासक जो है इंडो बैक्ट्रियन या यूनानी आक्रमणकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनान से ये सब लोग आए। भारत में एक नई कला शैली जिसे गांधार कला शैली के नाम से जाना गया, उसका जन्म भी यहीं से होता है। तो गांधार पूछा जाता है, गांधार कला जो है वो किससे मिलकर बनी है?
तो भारत प्लस यूनान की कला संस्कृति का मिला जुला रूप ही गांधार कला कही जाती है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिलिंदर नामक एक प्रसिद्ध इंडो बैक्ट्रियन राजा हुआ। मिलिंदर के बारे में नागसेन ने बौद्ध मत में बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो सेकेंड, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिलिंदर नामक एक प्रसिद्ध इंडो बैक्ट्रियन शासक हुआ। एक प्रसिद्ध इंडो बैक्ट्रियन शासक जिसे मिलिंदर के नाम से जाना जाता है। मिलिंदर जो था, मिलिंदर और नागसेन का एक संवाद हुआ है। मिलिंदर और नागसेन का संवाद, ये जो संवाद है ये ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, जिसके बारे में अभी आपने शुंग वंश में देखा था। मिलिंद पन्नो ये ग्रंथ है, मिलिंदर ने इसकी रचना की है। इसमें नागसेन ने इसकी रचना की है मिलिंद पन्नो की, और इसमें मिलिंदर और नागसेन का जो संवाद है वो दिखाया गया है। बताया गया कि कैसे बौद्ध मत श्रेष्ठ है दूसरे अन्य मतों से, जिससे प्रभावित होकर मिलिंदर जो था उसने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया। तो मिलिंदर बौद्ध मत का अनुयायी था। मिलिंदर बौद्ध मत का अनुयायी था। और अगर पूछा जाए इसे बौद्ध मत में किसने दीक्षित किया है, तो नागसेन ने दीक्षित किया है। तो नागसेन ने दीक्षित किया है, क्योंकि नागसेन ने संतुष्ट कर दिया। नागसेन ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। अभी तक इसको बौद्ध मत के बारे में जो जानकारियां मिली थी, इसके मन में कुछ प्रश्न थे। नागसेन ने उन प्रश्नों का सही और संतोषजनक उत्तर दिया, जिस कारण मिलिंदर ने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया और भारत में पहला राजा जो इंडो बैक्ट्रियन था वो यही मिलिंदर था। इसके बाद मिलिंदर ने अपनी राजधानी जो थी वो साकल या सियालकोट को बनाया। तो मिलिंदर ने अपनी राजधानी साकल या सियालकोट को बनाया। तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा साकल या सियालकोट थी। इसके साथ साथ मिलिंदर जो था उसने कई सारी अन्य चीजें, जैसे कि मिलिंदर राजाओं के द्वारा ही भारतीय राजाओं ने एक तरह से इसके सिक्के जो थे, मिलिंदर ने इसके सिक्कों से प्रेरित होकर भारतीय राजाओं ने देवी देवताओं के सिक्कों छापने शुरू किए। तो मिलिंदर ने पहली बार ऐसी प्रथा चालू की कि इसके जो चित्र थे, जो इसके सिक्के थे, उसमें बहुत सारी चीजें एक तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां जो थी वो छापना शुरू कर दिया। इंडो बैक्ट्रियन राजाओं का भारतीय संस्कृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। ये प्रभाव सिकंदर से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। भारतीय राजाओं ने अपने सिक्कों पर जो चित्र हैं माता के या जो देवी देवता हैं उनके चित्रों को छापना शुरू कर दिया, इसी मिलिंदर से प्रेरित होकर, यानी इंडो बैक्ट्रियन राजाओं से प्रेरित होकर। भारत ने सप्ताह और नक्षत्र का प्रयोग जो है वो यूनान से ही सीखा है। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने जो नक्षत्र व्यवस्था है वो किससे सीखी है, तो ये यूनान से ही सीखी है। भारत ने नक्षत्र
तो भारत ने जो छत्र और सप्ताह की व्यवस्था है ये यूनान से ली। इसके साथ साथ भारत ने यूनान को दिया भी बहुत कुछ। भारत क्योंकि धर्म के मामले में बड़ा ही एक विस्तृत अपना एक अनुभव रखता था, तो इसलिए ये प्रश्न बताया गया है कि यूनान ने धर्म की शिक्षा भारत से ली। तो ध्यान रखना, भारत ने नक्षत्र और सप्ताह लिया, जबकि यूनान ने धर्म की जो शिक्षा है, हमारा धर्म इतना प्रभावित किया यूनान को, मिलिंडर जैसे राजाओं को, कि उन्होंने तो भारत से बौद्ध धर्म ही स्वीकार कर लिया। तो धार्मिक रूप से जो शिक्षा ली गई यूनान के राजाओं ने, तो वो भारत से ही ली है। तो ध्यान रखना। इसके साथ साथ अब ये हमारा जो कह सकते हैं इंडो बैक्ट्रियन राजा थे, इंडो बैक्ट्रियन आक्रमणकारी थे, इनसे हमारा जो प्रश्न आने वाला था वो यहीं तक था। इसके बाद अब हमारे आते हैं शक आक्रमणकारी। शकों के बारे में अगर पढ़ना है तो भारत से ज्यादा इनके विषय में चीन में विवरण दिए गए। वे शक जो है मूलतः चीन के निवासी थे। तो ध्यान रखना है कहां के निवासी थे, तो मूलतः चीन के निवासी थे। भारत इनको चीन छोड़कर इसलिए आना पड़ा क्योंकि चीन में इस समय कुषाण जो थे उनका प्रभाव अधिक बढ़ रहा था। तो कुषाणों से जब पराजित हुए, कुषाणों से पराजित होने के बाद ये भारत आ गए। कुषाण राजाओं ने इनका भारत में भी पीछा नहीं छोड़ा और वो भी इनके बाद भारत में आते हैं। इसके साथ साथ इनका जो शासन करने का तरीका था वो एक साथ दो राजधानियों से शासन ये किया करते थे। पहले उत्तर भारत में इन्होंने दो राजधानियां चुनी, तक्षशिला और मथुरा को। इनके जो राजा होते थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। एक साथ दो राजधानियों पर राज करना ये इनकी विशेषता थी, यानी एक साथ दो राजधानियां बना लेते थे। एक साथ दो राजधानियों से शासन करते थे। उत्तर भारत में जब ये आए तो उत्तर भारत में रुके थे। उत्तर भारत में यानी चीन से जब आए तो उत्तर भारत में आए और इन्होंने उत्तर भारत में दो राजधानियां अपनी बनाई। पहली राजधानी उत्तर भारत में इन्होंने तक्षशिला बनाई और दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा बनाई। मथुरा को इन्होंने राजधानी बनाया। लेकिन आगे चल करके ये सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी से पराजित हो जाते हैं और जैसे ही गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित होते हैं तो इन्हें नासिक से भी वापस कर दिया जाता है, क्योंकि आगे चलकर जो ये शक राजा थे इन्होंने अपनी पश्चिम भाग में भी राजधानियां बना ली, क्योंकि कुषाण जैसे ही भारत में प्रवेश करते हैं उन्होंने तक्षशिला और मथुरा इनकी जो राजधानियां थी उन पर अधिकार जमा लिया। जब अधिकार जमाया तो ये जो पहले तो देखिए चीन में पराजित हुए, वहां से भागकर भारत आए। कुषाणों ने इनका पीछा भारत में भी नहीं छोड़ा और जब ये भारत में इनकी राजधानियां कुषाणों की जो शकों की थी तक्षशिला और मथुरा, इन पर फिर कुषाण राजाओं ने अधिकार कर लिया। जैसे ही अधिकार किया तो ये पश्चिम भाग में चले गए और उज्जैन और नासिक ये दो केंद्र इनके पश्चिम भारत में बने हैं। पश्चिम भारत में शकों के केंद्र, तो पहला केंद्र था उज्जैन और दूसरा था नासिक। ध्यान रखना, उज्जैन से शकों को निकालने का काम किया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। गुप्त राजा ने, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया, उसने उज्जैन से शकों का अंत कर दिया। प्रश्न पूछा जाता है उज्जैन से शकों का अंत किसने किया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। जबकि नासिक से शकों को निकालने का काम जो था वो सातवाहन
राजा जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता था उसने किया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने सातवाहन राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने नासिक के शकों को पराजित कर दिया। यहां से नासिक से भी शकों का अंत कर दिया। तो देखिए शक जो थे कितने बार पराजित हुए, पहले तो चीन में कुषाणों से पराजित हुए, भारत आए तो भारत में भी तक्षशिला, और इसके बाद मथुरा में कुषाणों ने इन्हें फिर से पराजित किया। इसके बाद उज्जैन से शकों को बहुत आगे चलकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भगा देता है, जबकि नासिक के शकों का अंत जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया है। तो इस तरह करके शक राजा थे। शक राजाओं की कुछ और भी विशेषता थी। नासिक के शक राजा स्वयं को बहुत ही श्रेष्ठ मानते थे। इन नासिक के जो शक राजा थे इनमें एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ जिसे रुद्रदामन के नाम से जाना गया है। रुद्रदामन खुद को चष्टन वंश का बताता है। ध्यान रखना, नासिक के जो शक थे जिनका पतन जो हुआ है वो सातकर्णी ने किया है। ध्यान रखना, यहाँ के जो राजा थे ये चष्टन वंश का बताते हैं खुद को, चष्टन वंश। प्रश्न इससे कतई पूछा ही नहीं गया। प्रश्न पूछा गया है रुद्रदामन से। रुद्रदामन एक शक राजा था। शक राजा रुद्रदामन जो चष्टन वंश का था, इसने दो काम किए हैं। एक तो जूनागढ़ जो झील है उसका जीर्णोद्धार कराया है। जूनागढ़ झील का जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया। और दूसरा इसने काम ये किया है कि संस्कृत का पहला अभिलेख शक राजा रुद्रदामन का ही पाया गया है। तो संस्कृत का पहला अभिलेख इसका ही है। संस्कृत का पहला अभिलेख पूछा जाए, संस्कृत का पहला अभिलेख किसका है तो शक राजा रुद्रदामन का। ध्यान रखिएगा, अभिलेख आप पढ़ चुके हैं। अभिलेख के दो हिस्से होते हैं, एक शिलालेख दूसरा स्तंभ लेख। तो इसमें कोई एक रहा होगा, चाहे वो शिलालेख रहा हो चाहे वो स्तंभ लेख, लेकिन दोनों में किसी एक में संस्कृत में पहला जो अभिलेख है वो लिखा गया है शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत का पहला अभिलेख शक राजा रुद्रदामन का ही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि भारत में संस्कृत इस समय भाषा थी। तो इस तरह करके आपके सामने शक राजा थे। शकों के बारे में इतना तैयार कर लीजिएगा। शकों की उत्तर भारत में दो शाखाएं थी, एक तक्षशिला और दूसरी थी मथुरा। दो राजधानियां इनकी विशेषता थी, दो राजधानियों में एक साथ शासन करते थे। इसके बाद जब कुषाणों से पराजित हुए तो नीचे खिसक कर पश्चिम भारत में आए। यहाँ पर भी इनके सामने संकट कम नहीं था क्योंकि सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन्हें पराजित किया और इसके बाद नासिक से इनको भागना पड़ा। यानी नासिक के शकों का अंत किसने किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। यहाँ के जो शक थे वो चष्टर वंश का स्वयं को बताते थे, यानी रुद्रदामन चष्टर वंश का था। इसने जूनागढ़ झील का जीर्णोद्धार कराया। साथ ही साथ ध्यान रखना, संस्कृत का जो पहला अभिलेख है वो शक राजा रुद्रदामन का ही है। तो इतना आपको शकों के बारे में तैयार करना। उज्जैन के शकों का अंत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया है। अभी गुप्त वंश आएगा, उसमें फिर से पढ़ने को मिलेगा। तो इतना आपको शकों के बारे में तैयार करना। अगली क्लास में हम पहलों और बाकी बचे हुए आक्रमणकारियों के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे सातवाहन वंश और सातवाहन के बाद हम आएंगे गुप्त साम्राज्य की ओर। तो चलिए इतना आप तैयार कर लीजिएगा। अगली क्लास में यहीं से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।